तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान का अध्याय नंबर 1, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आपको एक नज़र में पूरे अध्याय की परिचित कराने के लिए हमने कुछ महत्वपूर्ण बातों को इस तरह से लिखा है जिसको पढ़ने के बाद आपका पूरा लेसन एक ही वीडियो में समाप्त हो सकता है। तो इसको पूरे ध्यान से देखते हैं। इसे एक एक टॉपिक को ध्यान दीजिए, जिसमें पहला टॉपिक है वैद्युत आवेश। अब ये वैद्युत आवेश होता क्या है? तो जैसे कि आपको पता है, जब आप छोटी कक्षाओं में थे या छोटे बच्चे थे जब आप, तो आपने छोटे बच्चे हो करके जादू आपने बहुत किया है कि बालों में कलम को रगड़ करके छोटे छोटे कागज के टुकड़े या फिर घास को उसको उठाने में बहुत अच्छा लगता था। तो वहां पर क्या होता था कि जब हम किसी चीज को रगड़ते हैं किसी चीज पर, तो उसमें एक गुण आ जाता है और उस गुण के कारण वो किसी वस्तु को या तो आकर्षित कर सकता है या प्रतिकर्षित कर सकता है, और इसी गुण को हम लोग कहते हैं आवेश। और यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो अगर हम कहें कि एक कांच की छड़ ले लेते हैं, कांच की छड़ ले लें और इस कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर अगर रगड़ें, रेशम के कपड़े पर अगर रगड़ें तो ऐसा होता है कि कांच की छड़ के आवेश जो होते हैं रेशम के कपड़े में चले जाते हैं। जब कांच की छड़ के आवेश जो है रेशम के कपड़े में जाते हैं तो उस समय हम देखते हैं तो कांच की छड़ जो होती है धनावेशित हो जाती है और रेशम का कपड़ा जो होता है वह एक ऋणावेशित हो जाता है। यानी कि जिसके इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं वो हो जाता है धनावेशित और जिसमें चले जाते हैं वो हो जाता है क्या, ऋणावेशित। तो यहाँ से एक चीज बहुत ही आसान है कि किसी चीज को घसीट करके, रगड़ करके या पीट करके उसके अंदर हम आवेश के गुण स्थापित कर लेते हैं। तो आप सिंपल ये समझ लीजिए कि आवेश जो होता है किसी वस्तु के अंदर आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। अगर परिभाषा लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि किसी वस्तु के वह गुण जिसके कारण वह किसी अन्य आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? तो आवेश कहलाता है। यह है सिंपल सी परिभाषा कि किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण क्या होता है कि वह किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो आवेश कहते हैं। अब यहाँ से आवेश को आप समझ सकते हैं कि जैसे कांच की छड़ है और रेशम का कपड़ा है, अगर हम एक दूसरे के ऊपर रगड़े तो कांच की छड़ के आवेश रेशम के कपड़े में चले जाते हैं। तो यहाँ पर कांच की छड़ जो होती है धनावेशित हो जाती है और रेशम का कपड़ा जो होता है ऋणावेशित हो जाती है। क्या हो जाता है? तो यहाँ पर ये ऋणावेशित हो जाता है। चलिए, यहाँ से आवेश को आप समझ पा रहे होंगे कि आवेश जो है दो टाइप के हो गए। दूसरा टॉपिक अब देख लेते हैं, इसका नाम है वैद्युत आवेश के प्रकार और उसके गुण। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि एक कांच की छड़ थी और दूसरा जो है रेशम का कपड़ा। कांच की एक छड़ है और दूसरा क्या है? तो रेशम का कपड़ा। तो इसमें हम लोग करते क्या है कि जैसे घर्षण कराते हैं तो घर्षण कराने के बाद इसके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि निकलते हैं और रेशम के कपड़े में क्या होते हैं? चले जाते हैं। तो जिनके इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वे हो जाते हैं धनावेशित, ठीक है, और जिनके अंदर चले जाते हैं वो हो जाते हैं क्या? ऋणावेशित। क्या हो जाता है? तो ऋणावेशित हो जाता है। तो यहाँ से एक बात समझ में आया कि जिनके आवेश निकलते हैं, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन क्या हुए? निकलने को हम लोग कहते हैं त्यागने से। यानी कि त्यागने से क्या होता है? धनावेश बनते हैं और इलेक्ट्रॉन को इसने ग्रहण किया तो ग्रहण करने से क्या बनता है? तो ऋणावेश बनता है। तो यानी कि जो कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है वो धनावेशित होता है और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो कैसा बनता है? तो होता है ऋणावेशित, ठीक है। तो यहाँ से एक होता है धनावेशित और दूसरा क्या हो गया? ऋणावेशित, ठीक है। अब यहाँ से आवेश अगर देखा जाए तो वास्तव में दो प्रकार के हो गए। पहला प्रकार हो गया धनावेश और दूसरा प्रकार कौन सा हो गया? दूसरा हो गया ऋणावेश। दूसरा क्या हो गया? तो ऋणावेश हो गया, ठीक है। तो यहाँ से धनावेश का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का क्या करना? त्याग करना। और ऋणावेश का मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करना?
ग्रहण करना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एक तरह से त्यागा जाएगा तो यहाँ पर जो आवेश बनेगा उसे बोलेंगे धन आवेश, और जब ग्रहण किया जाएगा तो उसे बोलेंगे क्या, ऋण आवेश। वास्तव में आवेश एक तरह से ये जो आवेश होते हैं एक ऐसे चीज होते हैं कि किसी वस्तु के अंदर आकर्षित या प्रतिकर्षित करने के गुण होते हैं। तो अगर इसके गुण की बात करें, इसके गुण अगर निकालना हो तो गुण को पॉइंटों में करें। पॉइंट नंबर 1 कि जैसे अगर एक प्लस आवेश ले लें और दूसरा भी एक प्लस आवेश ही ले लें, ठीक है, दो आवेश हो गए, एक प्लस है और दूसरा भी क्या है, प्लस है, तो इनके बीच में हमेशा क्या होगा कि प्रतिकर्षण होगा। इनके बीच में हमेशा क्या होगा, तो प्रतिकर्षण होगा। तो इसलिए बोला जाता है कि समान आवेश में प्रतिकर्षण होते हैं। समान आवेश में क्या होते हैं, प्रतिकर्षण होते हैं। इसमें अगर आप ऐसा करें कि अगर एक माइनस आवेश ले लें और दूसरा भी माइनस आवेश ही लें तो इन दोनों के बीच में भी वही होगा, प्रतिकर्षण। क्यों प्रतिकर्षण होंगे, क्योंकि ये भी तो समान हो गए, भले ही ये माइनस है तो क्या हुआ, दोनों माइनस हो गए, इसलिए यहाँ पर भी क्या होंगे, प्रतिकर्षण होंगे। ठीक है, अभी इसके दूसरा गुण अगर देखना चाहें तो अगर एक प्लस आवेश ले लीजिए और एक दूसरा आवेश ले लीजिए माइनस, ठीक है, एक प्लस आवेश हो जाए और दूसरा क्या हो जाए, माइनस आवेश हो जाए, तो इनमें होता क्या है कि अब दोनों विपरीत हो गए, तो विपरीत होने के कारण इनमें जो होगा आकर्षण का गुण देखने को मिलता है, आकर्षण होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि विपरीत आवेशों में आकर्षण होते हैं। विपरीत आवेश में, विपरीत आवेश में आकर्षण होता है। विपरीत आवेश में आकर्षण होता है। ठीक है, अभी और आवेश के बारे में थोड़ा और समझते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर हो गया प्लस आवेश, तो आवेश के अंदर और भी गुण आते हैं। आवेश के अंदर और भी गुण आते हैं और ये गुण क्या है कि यहाँ से क्या होती है, वैद्युत बल रेखाएं निकलती है। यहाँ से क्या होती है कि वैद्युत बल रेखाएं निकलती है। ठीक है, यहाँ से ही वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, निकलती है। तो कोई पूछे कहां से निकलती है, तो धनावेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलती है। इसके आप गुण कोई तीसरा गुण बना सकते हैं। ठीक है, अभी और गुण बना लीजिए, चौथे गुण को बना सकते हैं कि अगर कोई ऋण आवेश है तो ये वैद्युत बल रेखाओं को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित कर देता है। यानी कि वैद्युत बल रेखाएं कहां समाप्त हो जाती हैं, तो ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। यानी कि धनावेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर आकर के क्या होती हैं कि समाप्त होती हैं। ठीक है, ये हो गया आपके आवेश कितने प्रकार के हो गए, तो आवेश दो प्रकार के हो गए, एक धनावेश और एक हो गया क्या, ऋण आवेश। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि अभी आपने देखा कि आवेश दो प्रकार के थे, एक था धनावेश और दूसरा हो गया क्या, धनावेश। एक धनावेश हो गया और दूसरा ऋणावेश हो गया। ठीक है, तो धनावेश और ऋणावेश हो गए। तो धनावेश का मतलब कब होता है, तो इलेक्ट्रॉन के त्याग करने से, और ये कब होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से। चलिए ये तो बहुत बार हो गया, अब इतना तो आप जानते ही हैं। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन के त्याग और ग्रहण करने से होता है, तो इसमें प्लस और माइनस आवेश हो गए। अब आवेश जो होते हैं कैसे लिखे जाते हैं, तो अगर कोई चालक है, मान लीजिए कि ये एक चालक है और इस चालक में हमने कहा कि n इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक चालक है जिनमें कितने इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन है। अगर इस चालक में n इलेक्ट्रॉन है तो इनमें कोई पूछे कि अगर इलेक्ट्रॉन है तो इसमें आवेश कितने हैं, तो इसमें आवेश की संख्या q होगी और q बराबर होगा किसके, Ne के। q किसके बराबर होगा, Ne के। इस सूत्र को क्या बोलते हैं, तो आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण, ठीक है, आवेश का क्वांटीकरण। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, तो Q बराबर Na, इस फार्मूले को ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। अब आवेश दो टाइप का होता है, आवेश या तो प्लस हो सकता है, आवेश या तो माइनस हो सकता है। इसीलिए इस फार्मूले में एक सामने से चिन्ह आ जाता है और वो चिन्ह क्या होता है, तो प्लस और माइनस। जहां आप इसमें बोल सकते हैं कि जहां पर n जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E जो है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है और उसका मान होता है 1.6 × 10 की पावर कितना, 19 कूलम। 10 की पावर कितना, 19 कूलम। ठीक है, ये याद रखना है। यही इलेक्ट्रॉन का है तो यहाँ पर बस लिखा जाता है ऋण। कभी कभी आप आगे भी ऋण लिख दोगे तो इसमें गलत नहीं है। और यहाँ पर अगर प्रोटॉन का आवेश पूछा जाए तो इतना ही लिखेंगे, बस यहाँ पर क्या लिख देंगे, धन लिख देंगे, तो हो जाएगा एक प्रोटॉन का आवेश। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं, कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम कुछ ज्यादा विशेष नहीं है, लेकिन इसको समझना बहुत ही अच्छा है क्योंकि इस लेसन का सबसे पहला डेरिवेशन इसी में आता है। ठीक है, इसको एक और नाम से जाना जाता है कि दो स्थिर आवेशों के मध्य बल। कूलॉम जी ने क्या किए थे कि इन्होंने क्या किया कि आवेशों के बारे में बहुत अच्छे से क्या किया कि अध्ययन किए। जैसे इन्होंने ये समझा कि अगर एक प्लस आवेश है
तो ये दूसरे प्लस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा और दूसरे माइनस आवेश को क्या करेगा कि आकर्षित करेगा। तो इन्होंने क्या किया कि दो आवेश लिए और दोनों समान भी ले सकते हैं, इनके डेरिवेशन में विपरीत भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया समान आवेश, दो समान आवेश ले लिए, एक प्लस है दूसरा भी क्या है प्लस है, ठीक है। दो आवेश ले लिए, समान आवेश का मतलब केवल चिन्ह में समान है, परिमाण में समान जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे दो आवेश लिए और दोनों आवेश एक दूसरे से अगर कम दूरी पर हैं, ठीक है, और कम दूरी का मतलब कितना दूरी मान लीजिए r दूरी पर, लिमिटेड दूरी है, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि जब दो आवेश हैं तो ये दोनों आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे प्रतिकर्षित करेंगे या फिर आकर्षित कर सकते हैं अगर यहाँ पर विपरीत हुए तो, ठीक है। तो जब दो आवेश एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं तो यहाँ पर एक बल लगता है, उस बल के बारे में बताइए कि जो बल लगता है वह इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर मैं इसको Q1 कर दूं और इसको क्या कर दूं Q2, तो यहाँ पर जो बल लगता है वो समानुपाती हो जाता है Q1 और Q2 के, Q1 और Q2 के, ठीक है। यह समानुपाती हो जाता है Q1 और Q2 के, और यही जो बल है वह व्युत्क्रमानुपाती भी होता है किसके r स्क्वायर के, व्युत्क्रमानुपाती भी होता है किसके r स्क्वायर के। यहाँ से दो नियम मिलते हैं, दोनों नियमों को मिलाने पर, दोनों नियमों को मिलाने पर, दोनों नियमों को मिलाने पर ऐसा होता है कि F समानुपात है Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। अब समानुपात हटता है तो एक नियतांक आता है, उसका मान है K, Q1 Q2 बटे r स्क्वायर, और इसी फार्मूले को हम लोग कहते हैं क्या है कूलाम का नियम। जहाँ K क्या है, तो जहाँ K है नियतांक, जहाँ K को आप बोल सकते हैं नियतांक है, कांस्टेंट है, नियतांक। अच्छा, जो भी नियतांक फिजिक्स में आएंगे, केमिस्ट्री में आएंगे, उसकी वैल्यू फिक्स होती है, तो इसका भी एक मान है, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसकी भी वैल्यू है 9.0 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस नहीं सॉरी 9.0 10 के पावर 9, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर इसका मात्रक होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर इसका क्या होता है कि मात्रक होता है। तो यहाँ पर अगर आप इस फार्मूले में रखें तो इस फार्मूले का एक अलग रूप देखने को मिलेगा और वो कुछ ऐसा हो जाएगा कि यह की जगह पर ये रख लीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। इसी फार्मूले को हम क्या बोलते हैं कूलम का नियम बोलते हैं, कूलम का फार्मूला है। कूलम के फार्मूले से क्या निकाला जाता है, तो स्थिर आवेशों के बीच का क्या निकाला सकता है बल निकाला जाता है, चाहे वो आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं चौथा टॉपिक, इसका नाम है वैद्युत बल रेखा। वैद्युत बल रेखा क्या होती है, तो आपको ये पता है कि आवेश होता है दो टाइप का, एक होता है प्लस और एक होता है क्या माइनस। और जैसे विपरीत प्रकार के आवेश दिखते हैं तो इन विपरीत आवेशों में आकर्षण के गुण देखने को मिलते हैं। अब आकर्षण होता क्या है, तो आकर्षण में ये प्लस आवेश क्या होता है कि माइनस के पास जाता है, याद रखिएगा ये प्लस आवेश किसके पास जाता है माइनस के पास जाता है। तो प्लस आवेश इस तरह से माइनस के पास जाता है, तो ये रास्ता जिस रास्ते से जाएगा इसी काल्पनिक रास्ते को क्या बोलते हैं, काल्पनिक मार्ग को क्या बोलते हैं वैद्युत बल रेखा। यानी आप बोल सकते हो एकांक धनावेश, एकांक धनावेश ऋणावेश के पास, एकांक धनावेश ऋणावेश के पास जिस सरल रेखा द्वारा जाता है उसी काल्पनिक रेखा को, उसी काल्पनिक रेखा को वैद्युत बल रेखा कहते हैं, वैद्युत बल रेखा कहते हैं, ठीक है। उसी काल्पनिक मार्ग को क्या कहते हैं वैद्युत बल रेखा कहते हैं। अच्छा, यही वैद्युत बल रेखा है, इसके कई प्रकार के गुण आपको देखने को मिलते हैं और गुणों में आपको पहले भी बता चुके हैं कि जैसे जो प्लस आवेश से वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है कि निकलती है। गुण नंबर 2, ये माइनस आवेश पर क्या होती है समाप्त होती है, प्लस आवेश से निकलती हैं माइनस आवेश पर क्या होती हैं समाप्त होती हैं, ठीक है। यहाँ पर और भी गुण आप देख सकते हैं कि ये प्लस ये एक दूसरे को काटती भी नहीं है, ये एक दूसरे को बिल्कुल काटती नहीं है, एक दूसरे के समांतर भी कह सकते हैं होती हैं, एक दूसरे को काटती नहीं, ये इसके क्या हो जाएंगे कई
गुण हो जाएंगे। ठीक है, तो वैद्युत बल रेखा बहुत ही आसान है। क्या है, तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि एक कांक आवेश, कोई एक आवेश, धनावेश ऋणावेश के पास जिस रास्ते द्वारा जाता है, इसी रास्ते को क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखा कहते हैं। और वैद्युत बल रेखा है कहां से उत्पन्न होती है, तो धनावेश से उत्पन्न होती है। कहां समाप्त होती है, तो ऋणावेश पर समाप्त होती है। तो इस तरह से आप इसके गुण इसको समझ सकते हैं। चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं। चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं। ये टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र को समझना बहुत ही आसान है। जैसे वैद्युत क्षेत्र एक आवेश है, ये आवेश अपने चारों ओर क्या करता है कि एक ऐसा क्षेत्र बनाता है, ये आवेश अपने चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र बनाता है जहां के, जैसे अगर ये प्लस आवेश है तो एक ऐसा क्षेत्र बनाता है जहां तक के धनावेश को, अगर इसके क्षेत्र के अंदर धनावेश आएगा तो ये उसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करके क्षेत्र से बाहर कर देगा। अगर वही माइनस आएगा तो ये उसको अपनी ओर खींच लेगा और क्षेत्र में कर देगा। ये आवेश जितना दूर तक अपने गुण दिखा पाएगा उसे हम लोग कहेंगे इसका वैद्युत क्षेत्र। परिभाषा में ऐसे कहा जाता है, इसकी कई परिभाषाएं, आप इसमें सरल परिभाषा याद करिएगा। यहाँ पर किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर विद्युत गुण देखने को मिलता है उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। यानी कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर विद्युत गुण देखने को मिलता है उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसको समझने के लिए मैं थोड़ा आपको एक एग्जांपल के तौर पर चुंबकीय क्षेत्र समझाने की कोशिश करेंगे और सेम उसी तरह से वैद्युत क्षेत्र है। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि एक मेज है और उस मेज के ऊपर, एक मेज है और उस मेज के ऊपर मैं एक किले बिछा देता हूँ, पूरा किल बिछा दीजिए। और इस किल बिछाने के बाद क्या करते हैं, इस पर एक हमले चलते हैं चुंबक। जैसे इस पर चुंबक ले जाएंगे तो होता क्या है, होता तो यही है कि क्या इसके पूरे, अगर हम सोचें तो क्या पूरी कीले आकर इस पर चिपकती है, तो नहीं, इससे कुछ दूर तक की कीले आकर के इसके ऊपर क्या होती है, चिपकती है। यानी कि पूरे मेज की कीले इसके ऊपर नहीं चिपकती है, इस चुंबक के कुछ ही दूर ऐसा क्षेत्र बनता है जहां तक की कीले आकर के इसके ऊपर क्या होती है, चिपकती है। यानी कि जितना दूर तक की कीले आकर के इसके ऊपर चिपकेगी उतना दूर तक का इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा, उतना दूर तक इस चुंबक का क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। अब यहाँ बाहर ये चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, जितना दूर तक की कीले यहाँ पर इस पर चिपकी है वही क्षेत्र इसका क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। उसी तरह से यह आवेश भी गुण दिखाता है, जितना दूर तक गुण दिखाएगा कि इसके एरिया में अगर प्लस आएगा तो उसको ढकेल करके बाहर कर देगा, माइनस आएगा उसको खींच लेगा। जितना दूर तक ये गुण दिखाएगा उतना दूर तक कहलाता क्या है, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसको समझने के लिए आप समझे तो एक तरह से ये बल होता है, तीव्रता भी एक तरह से क्या होती है, बल होती है, बस एक आवेश पर लगना चाहिए। जैसे अगर हमने कहा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक बल ले लेते हैं, बल है और वह बल किसी आवेश के ऊपर लगे तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है सदिश राशि होती है, बल भी एक सदिश राशि होती है, लेकिन आवेश जो होता है वो एक कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। तो यहाँ से एक फार्मूला याद करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए कि बल और आवेश का अनुपात क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह परिभाषा तो ऐसे भी हो सकती है आपके लिए कि एकांक आवेश पर, एकांक आवेश पर लगने वाला बल, एकांक आवेश पर लगने वाला बल, एकांक आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है, एकांक आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर पूछा जाए कौन सी राशि है तो राशि आप बताएंगे कि यह एक सदिश राशि है। एक कैसी राशि है, सदिश राशि होती है। ठीक है, अगर बात किया जाए इसके मात्रक क्या होते हैं तो मात्रक आप निकाल सकते हो। मात्रक कैसे, तो न्यूटन प्रति कूलम होता है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है, ये बात याद रखेंगे, न्यूटन प्रति कूलम। आगे चल करके यहाँ पर इसके मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी मिलेंगे तो ये बात भी याद रखेंगे, वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, लेकिन फिलहाल के लिए इस लेसन में ये जरूरी है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, अब इसकी बीमा की बात करें तो इसकी बीमा आप निकाल सकते हैं। बीमा कैसे, बल की बीमा क्या होती है,
एम एल टी पर -2। और आवेश है, आवेश की विमा क्या होती है, तो एटी होती है। बहुत लोग ये बात नहीं जानते हैं एटी कहां से होती है, तो क्यू बराबर क्या होता है आई टी। आपने ये फार्मूला सुना होगा। तो यहाँ से बीमा क्या होती है, आई की ए और टी की टी हो जाएगा, तो आई टी। अब यहाँ पर टोटली मिला दोगे, देखिए अब क्या मिल रहा है, एम एल टी पर कितना हो गया -टी, और ए पर कितना हो गया माइनस, ये होती है इसकी क्या, बीमा। ठीक है, तो याद रखने वाली बात है कि एकांक आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। इसको और भी बढ़ाया जाता है, जैसे देखिए यहां से कोई पूछे कि F बराबर क्या होगा, तो F बराबर होता है QE। F बराबर क्या होता है, QE। इस बल को हम लोग कहते हैं वैद्युत बल। इस बल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वैद्युत बल। परिभाषा पूछी जाती है कि वैद्युत बल किसे कहते हैं, तो आप बोल सकते हो आवेश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गुणनफल कहलाता क्या है, वैद्युत बल कहलाता है। ठीक है, तो ये भी बात याद रखेंगे। चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं। तो चलिए ये टॉपिक भी देख लेते हैं। 7वां टॉपिक है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी अन्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसको समझने से पहले आपको दो फार्मूले और याद होना चाहिए। जैसे कि अभी हमने कूलाम जी का नियम बताया। जैसे कूलाम का नियम क्या है आप बता सकते हैं, अभी देखें कूलाम का नियम। कूलाम का नियम यह है कि बल बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे कितना होता है, तो r² होता है। Q1 Q2 बटे कितना होता है, तो r² होता है। ठीक है, और इससे पहले एक और आया, जैसे कि आप टॉपिक देख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर यहाँ पर कहें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F बटे क्या, Q0। ये दोनों फार्मूले इस रीडिंग में बहुत ज्यादा रूप से प्रयोग होने वाले हैं, इसलिए इन दोनों पे एक बार ध्यान दे देंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण किसी अन्य बिंदु पर तीव्रता निकालनी है। तो हम लेते हैं पहले एक बिंदु आवेश। मान लेते हैं एक बिंदु है जिसका नाम क्या है, वो है, और इस पर एक आवेश स्थित है जिसका नाम प्लस Q है। जो आवेश पहले से स्थित है इसे बोलते हैं स्रोत आवेश। क्या बोलते हैं, तो स्रोत आवेश। एक स्रोत आवेश है प्लस Q जो बिंदु O पर स्थित है। अब क्या है, इसी आवेश के कारण क्या करना है, अन्य बिंदु पर। तो मान लेते हैं एक अन्य बिंदु यहाँ पर है P, जो O से कितना दूरी पर है, R दूरी पर है। हमें इसी P पर क्या निकालना है, तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करना है, ज्ञात करना है। अभी इसको लिखने का पूरा तरीका आपको पीडीएफ इसमें डलवा देंगे। आपको पीडीएफ भी आसानी से मिल जाएगा पूरे बेसिक लैंग्वेज के साथ। ठीक है, देखिए आगे देखिए, तो यहाँ पर क्या है कि अगर O पर एक स्रोत आवेश है और उससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें तीव्रता निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, बिंदु P पर एक आवेश मानते हैं जिसका नाम है प्लस Q नॉट। यानी जिस आवेश को मानेंगे उसे कहते हैं धन परीक्षण आवेश। क्या बोलेंगे, तो धन परीक्षण आवेश। जिस आवेश को मानते हैं उसे बोलते हैं क्या है, धन परीक्षण आवेश। ठीक है, एक दूसरे से कितना दूरी पर है, r दूरी पर है। तो आपको यहां से समझ में आ रहा है, एक Q1 था एक Q2 था और यहाँ पर बल लग रहे थे। तो यहाँ पर कूलाम के नियम से, यहाँ पर कूलाम जी के नियम से, कूलाम के नियम से अगर कूलाम का नियम आप लगाएं तो कूलाम के नियम से आप देख पाएंगे कि F बराबर आएगा 1/4πε0 Q1, यानी Q1 की जगह पर क्या है, Q है, और Q2 की जगह पर क्या है, Q0। R की जगह पर R ही है। अगर इसको मैं कहूं समीकरण नंबर 1, तो इसको आप बना लेंगे समीकरण नंबर 1। अभी हम जानते हैं, आप भी जान चुके हैं, क्या जानते हैं कि E बराबर होता है F बटा Q0। E बराबर होता है F बटा Q0। ठीक है, अगर मैं इसको कहूं समीकरण नंबर 2, तो समीकरण 1 का मान इस F की जगह पर, इस टोटल मान को F की जगह पर रखने पर, तो इसको लिखिए कि समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, जैसे आप समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, E बराबर F का मान कितना है, 1/4πε0 Q इंटू Q0 बटे R²। नीचे कितना है, तो Q0 है। Q0 से Q0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो लास्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, 1/4πε0। अब ये Q0 से Q0 कट चुका है, तो क्या बचा, Q/R²। इस फार्मूले को आपको याद रखना है। ठीक है, यही फार्मूले इसका मूल है। ठीक है, इतना आप ध्यान देंगे कि ये किसके बराबर होता है, तो E बराबर होता है 1/4πε0 का मान कितना होता है, तो इसका मान आपको पता हो चुका है कितना होता है,
तो होता है 9.0 लिखे या ना भी लिखे चलेगा, 10 के पावर 9 और q अपान कितना हो जाएगा r स्क्वायर। तो ये बात याद रखेंगे, किसके बराबर है तो e बराबर है। तो ये छोटा सा फार्मूला याद रखना होगा, ठीक है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब ये वैद्युत द्विध्रुव क्या है, तो एक तरह से सिस्टम है, निकाय है, निकाय एक ऐसा क्या है, निकाय है। ये निकाय कैसा है, एक ऐसे तकनीकी द्वारा बनाया गया है कि इसमें दो आवेशों को, जो दो आवेश जो हैं उनको बहुत कम दूरी पर स्थिर किया गया है। जैसे एक आवेश प्लस का और एक आवेश माइनस का एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित हो, अति अल्प दूरी पर स्थित हो, अति अल्प दूरी, अति अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो इसी निकाय को हम लोग कहते हैं क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो एक ऐसा निकाय जिसमें, लिख देते हैं परिभाषा, एक ऐसा निकाय, एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर बराबर कैसे, परिमाण में, तथा विपरीत आवेश, तथा विपरीत आवेश। ये विपरीत क्यों बता सकते हैं। तो विपरीत का मतलब कि अगर एक +5 कूलाम लेंगे तो एक -5 कूलाम लेना पड़ेगा, एक 7 कूलाम लेंगे तो एक -7 कूलाम। इसी को हम लोग कहते हैं विपरीत, यानी परिमाण में बराबर होंगे लेकिन कैसे होंगे, विपरीत। यानी कि ऐसे निकाय जिसमें दो बराबर तथा विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर उपस्थित हों, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यानी कि बहुत ही आसान है, बस एक ऐसा निकाय होगा जिसमें दो आवेश होंगे, एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित होंगे, इसी को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसका मध्य बिंदु O मान लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आधा L हो जाएगा और आधा फिर से क्या हो जाएगा L, क्योंकि इसकी टोटल लंबाई को हम मानते कितना है 2L, टोटल लंबाई को कितना मानते हैं 2L, तो आधी लंबाई हो जाती है L और इधर आधी कितना हो जाती है L हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से एक और चीज है इसमें, टॉपिक दूसरा है कि द्विध्रुव आघूर्ण। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो बहुत ही आसान है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। कैसे कि इसमें दो आवेश हैं, वैद्युत द्विध्रुव में कितने आवेश हैं, तो दो आवेश हैं, उनमें से एक आवेश, कोई एक आवेश ले लीजिए, चाहे वो प्लस ले लीजिए चाहे वो माइनस आवेश ले लीजिए, कोई एक आवेश, और गुणा कर लीजिए दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की अति अल्प दूरी कितना है, तो 2L है, कितना है तो 2L है। और इसी मान को हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको किससे लिखते हैं, तो P से लिखते हैं। तो P बराबर कितना हो जाता है 2QL, या P बराबर क्या हो जाएगा -2QL। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि P बराबर ±2QL, इसी को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अगर इसका मात्रक निकालना चाहें आप तो इसका मात्रक बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। मात्रक जैसे Q है, Q का मात्रक होता है कूलाम, Q का मात्रक क्या होता है कूलाम। अब ये 2L क्या है, तो दूरी है, दोनों के बीच की दूरी है, और दूरी का मात्रक हमेशा क्या होता है मीटर होता है। इस तरह से इसका मात्रक हो जाएगा क्या कूलाम मीटर। इस पर बहुत ही छोटे छोटे सवाल आते हैं, लेकिन ऐसा हमने देखा है कि जब भी विकल्प में बनते हैं तो कुछ ऐसे क्वेश्चन इस फार्मूले से बनते हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। P बराबर क्या होता है 2QL। छोटा फार्मूला बहुत ही है, लेकिन इस पर बहुत ही ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे के दो हेडिंगों में, ठीक है।